Assalamualaikum students, myself Saad Malik. Today our topic is disaccharides. इस टॉपिक में मैं आपको शॉर्ट से इंट्रोडक्शन बता देता हूँ डाइसैकेराइड्स के बारे में। फिर मैं आपको स्लाइड्स जो मैंने खुद बनाई हैं उसमें से आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से डाइसैकेराइड्स के दरमियान ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। टोटली कंसेप्ट बेस्ड लेक्चर है ये। अगर आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होगा, दो चार पॉइंट्स हैं, अगर वो आप क्लियर हो गए तो डाइसैकेराइड्स बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे आपको याद करना। अगर आपको इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू यू कि आप इसको रट्टा लगा सकें या याद रख सकें, क्योंकि जितनी जल्दी आप इसको याद कर लेंगे उससे कहीं ज़्यादा जल्दी आप इसको भूल के बैठेंगे। सो आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है ताकि आपको इसके कंसेप्ट क्लियर हो सकें। चलें इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले डाइसैकेराइड्स होते क्या हैं? ऐसे कंपाउंड, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे कंपाउंड जिनकी हाइड्रोलिसिस करने से वो दो मोनोसैकेराइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको हम डाइसैकेराइड्स कहते हैं। द कंपाउंड विच कैन बी convert into two monosaccharides on hydrolysis are known as disaccharides. एग्जाम्पल मैं आपको इसकी बता देता हूँ, 3 से 4 एग्जाम्पल्स हैं टोटली जो हमने डिस्कस करनी है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। सबसे पहले इसमें माल्टोज है। माल्टोज को अगर आप देखें तो इसमें दो मोनोसैकेराइड्स होते हैं। कौन कौन से मोनोसैकेराइड होते हैं? ग्लूकोज और दूसरा भी उसके अंदर जो है ग्लूकोज मालिक्यूल होता है। दो ग्लूकोज मालिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं तो एक आपके पास डाइसैकेराइड बनता है, उसको माल्टोज कहते हैं। माल्टोज का सेकंड नेम फ्रूट शुगर भी है। एमसीक्यूज में पूछते हैं कि कौन सी डाइसैकेराइड है जिसको फ्रूट शुगर कहते हैं, तो आपने बताना है कि माल्टोज इज द शुगर विच आल्सो कॉल्ड फ्रूट शुगर। याद रखना है इसमें दोनों ग्लूकोज मालिक्यूल होते हैं माल्टोज के अंदर। नंबर नेक्स्ट हमारे पास है जिसको हम कहते होते हैं लैक्टोज। ये आपने देखा होगा मिल्क है, जो दूध है उसके अंदर जो शुगर होती है उसको हम कहते होते हैं दैट इज लैक्टोज। इसमें इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं। इसमें आपने याद रखना है कि इसमें लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, एक इसमें ग्लूकोज मालिक्यूल होता है, दूसरा गैलेक्टोज मालिक्यूल होता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मालिक्यूल में फ़र्क क्या है? इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर फ़र्क है, इसके जो मालिक्यूलर फार्मूला है वो बिल्कुल सेम है। आप जब स्ट्रक्चर देखेंगे ग्लूकोज के, उसमें कार्बन नंबर 3 पे जाके हाइड्रोक्सिल ग्रुप चेंज हो रहा है, जबकि जो गैलेक्टोज है उसमें 3 पे भी हो रहा है और कार्बन नंबर 4 पे भी हो रहा है। 3 बेसिक डिफरेंस है। और नंबर 3 पे हमारे पास है जिसको सुक्रोज कहते हैं। टेबल शुगर भी कहते होते हैं इसको, या इसको कैन शुगर भी कहते होते हैं। और डेली लाइफ के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते होते हैं सुक्रोज को। सुक्रोज के अंदर आपको दो मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे। एक आपको मोनोसैकेराइड मिलेगा ग्लूकोज, और दूसरा इसके अंदर फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज का भी हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है कि फ्रुक्टोज क्या होते हैं। ये ऐसी शुगर्स होती हैं जो प्योर फॉर्म में जो है वो पाई जाती हैं, और फ्रुक्टोज बेसिकली जितने भी स्वीटनेस होती है वो फ्रुक्टोज की वजह से होती है, ये फ्रूट्स के अंदर पाई जाती है। प्रॉपर्टीज इसकी है बिल्कुल शॉर्ट सी हैं। डाइसैकेराइड होते हैं, ये सारे के सारे पोलर होते हैं और ये पानी के अंदर बहुत जल्दी हल हो जाते हैं। रेडली सॉल्युबल इन वाटर हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं इसलिए पानी में बहुत जल्दी हल पजीर हो जाते हैं। और इनके जो टेस्ट होते हैं वो स्वीट होते हैं। ये आपने देखेंगे वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। इनकी जो अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस, और कैन नॉट डिफ्यूज थ्रू द सेलुलर मेम्ब्रेन। सेलुलर मेम्ब्रेन से ये खुद डिफ्यूज नहीं होते। क्यों? क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, डाइसैकेराइड्स के अंदर, लार्जर साइज की वजह से ये एब्जॉर्ब नहीं होते। ज़्यादातर जो डाइसैकेराइड्स होते हैं वो जो होते हैं आपने देखा होगा कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखते होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एक बहुत कंसेप्ट की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। 3 आपने अपने सिलेबस में पढ़ने हैं। एक है माल्टोज है, लैक्टोज है और सुक्रोज है। और ये जो माल्टोज और लैक्टोज है ये तो रिड्यूसिंग शुगर हैं, बट जो आपके पास सुक्रोज है वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। एमसीक्यूज में पूछते हैं बात का, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर? तो वो कौन सी है? सुक्रोज है जो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। और इसके मैं आपको इसी के एंड पे, लेक्चर के एंड पे जाके इसको बताऊंगा भी सही कि वाई क्वेश्चन एक राइज होता है कि वाई सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्यों ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं होती सुक्रोज, और इसकी वजह क्या है वो आपको इसके एंड पे इंशाल्लाह बता दूंगा। बाकी चलते हैं हम अपने सिलेबस की तरफ, इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं।
आपने इस लेक्चर को कंप्लीट सुनना है। स्लाइड से मैं आपको पढ़ाऊँगा और आपकी बुक से आपको बाकी इसका डिटेल से बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, डाइसैक्राइड्स की ये आपको मैंने एक स्लाइड की शक्ल में जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दी है। यहाँ से हम इसको देखते हैं, फिर हम अपनी इसके बाद बुक की तरफ जाएंगे। अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर डाइसैक्राइड्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट विच प्रोड्यूस टू मोनोसैक्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड डाइसैक्राइड्स। इसकी 3 एग्जांपल्स हमने डिस्कस की, माल्टोस, लैक्टोस, सुक्रोज। माल्टोस को फ्रूट शुगर भी कहते हैं और ये ग्लूकोज मालिक्यूल 2 ग्लूकोज मालिक्यूल से बना हुआ होता है। लैक्टोज को मिल्क शुगर भी कहते होते हैं। ग्लूकोज और लैक्टोज होता है, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। सुक्रोज को कैन शुगर भी कहते हैं और टेबल शुगर भी कहते हैं, और इसमें दोनों मालिक्यूल जो होते हैं उनमें से एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रुक्टोज होता है। आगे चल के हम इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन करते हैं। इन तीनों को ही हम स्टडी करेंगे आज। प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं? ये पोलर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स इसके ऊपर मौजूद होते हैं, और ये सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्वीट एंड टेस्ट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन से ये पास आउट नहीं होते, क्यों? क्योंकि इनका लार्ज साइज़ होने की वजह से। और जितने भी डाइसैक्राइड्स होते हैं उनके अंदर CnH2n+2 इसका जो फार्मूला होगा, CnH2n+2, ये एक सिंपल सा फार्मूला होता है सैक्राइड्स के लिए, और ये डाइसैक्राइड्स के लिए फार्मूला अप्लाई होता है C12H22O11। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का कंसेप्ट आपके के लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पूरे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ये सारी बॉन्डिंग होनी है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनना है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा तो आगे आप डायग्राम्स को ड्रा कर सकेंगे। सारे के सारे डाइसैक्राइड्स जो हैं वो ये स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं, और उनमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का कंसेप्ट है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को पहले क्लियर कर लेते हैं, ये होते क्या हैं। केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द 2 मोनोसैक्राइड्स। 2 मोनोसैक्राइड्स के दरमियान केमिकल बॉन्ड जो बनता होता है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, उसको हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। ये आपने याद रखना कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान होगा। ये मैंने एक डायग्राम ड्रा किया है। ये एक ग्लूकोज मालिक्यूल है, ये सेकंड ग्लूकोज मालिक्यूल है, 2 ग्लूकोज मालिक्यूल हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है इसकी नंबरिंग। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, सेम ये मालिक्यूल है 1 2 3 4 5 6, दोनों की अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो बिल्कुल सिमिलर है। अब होता ये है, ये वाला जो है ये कार्बोनाइल ग्रुप पड़ा हुआ है। इसके ये जो आप देख रहे हैं कार्बोनाइल ग्रुप, इसका हाइड्रोक्सल ग्रुप, और इसके कार्बन नंबर 4 के हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोक्सल OH और यहाँ से हाइड्रोजन, ये OH और H जब आपस में मिलते हैं तो ये बना देते होते हैं वाटर। अब देखें, ये OH निकल गया सारे का सारा, यहाँ पे कार्बन था, ये कार्बन, और इधर क्या रह गया? ऑक्सीजन रह गया था। हाइड्रोजन भी निकल गया यहाँ से, यहाँ पे ऑक्सीजन रह गया था। इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान इन दोनों के ज़रिए ये 2 मालिक्यूल आपस में बाइंड हुए हैं। इन दोनों मालिक्यूल को कौन बाइंड कर रहे हैं? ये कार्बन और ऑक्सीजन बाइंड कर रहे हैं। तो ये जो बॉन्ड बना है, ये आपको जो बॉन्ड नज़र आ रहा है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान वाला, इस बॉन्ड को हम नाम देते होते हैं दैट इज़ द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये आपने इसका जो है वो प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी। आपने डायग्राम बना के कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 1 दूसरा मालिक्यूल, इनके दरमियान जो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ वाला होगा, जहाँ से OH रिमूव होगा और दूसरी साइड से अकेला H रिमूव होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा H पॉजिटिव आयन की शक्ल में, तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, और इस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते होते हैं। ये है हमारा सिलेबस टेक्स्ट बुक के हवाले से। माल्टोस को हमने डिस्कस करना है, माल्टोस को हमने एक्सप्लेन करना है, माल्टोस क्या होती है। जी मैंने आपको बताया था, माल्टोस के अंदर 2 शुगर मालिक्यूल होते हैं, ग्लूकोज मालिक्यूल, एक भी ग्लूकोज मालिक्यूल होगा, सेकंड भी ग्लूकोज मालिक्यूल, दोनों ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए होंगे। ये जो माल्टोस होते हैं इनको हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड फ्रूट शुगर, और इट इज़ आल्सो प्रोड्यूस इन द बॉडी बाय एक्शन ऑफ सिलेवरी एंड पेंक्रियाटिक अमाइलेज स्टार्च। अब ये जो हम जो स्टार्च खाते हैं, स्टार्च बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डिज़ॉल्व नहीं होती, डाइजेस्ट नहीं होती। जिस तरह हम सब्जियां खाते हैं उनमें स्टार्च बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है। जिस तरह आपने देखा होगा पालक वगैरह खा लेते हैं, पत्ते वाली सब्जियां खाते हैं, उनमें स्टार्च होती है। तो स्टार्च हमारे मैदे में और इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट नहीं होती।
ये एक अमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करने की सलाहियत रखता है। ह्यूमंस के अंदर ये अमाइलेज एंजाइम जीआईटी ट्रैक के अंदर नहीं होता। ये अमाइलेज सिर्फ हमारे माउथ के अंदर मौजूद होते हैं। जो हमारा सलाइवा जनरेट होता है उस सलाइवा के अंदर अमाइलेज होता है। तो जो हमारी स्टार्च डाइजेस्ट होती है वो सिर्फ और सिर्फ माउथ के अंदर हो जाती है। ओनली 2 to 3% स्टार्च जो है वो जितनी भी हम स्टार्च खाते हैं 2 to 3% हमारी स्टार्च डाइजेस्ट हो जाती है माउथ के अंदर। बाकी जो है वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में बॉडी से रिमूव हो जाती है, क्योंकि आगे हमारे जीआईटी के अंदर स्टार्च डाइजेस्टिक एंजाइम ही नहीं होता है। अमाइलेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। तो स्टार्च डाइजेस्टिक एंजाइम अगर आपसे पूछें तो आपने बताना है कि अमाइलेज, ठीक है। अमाइलेज एंजाइम जो होता है वो स्टार्च को डाइजेस्ट कर सकते हैं और ये सलाइवा के अंदर मौजूद होते हैं। माल्टोज को डाइजेस्ट करने वाला, ब्रेक डाउन करने वाला जो एंजाइम होता है वो होता है हमारे पास माल्टेज। माल्टेज क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइज या ब्रेक माल्टोज एंड प्रोड्यूस, इसकी माल्टोज की ब्रेक डाउन करवाता है, हाइड्रोलाइज करवाता है और उसे 2 ग्लूकोज मालिक्यूल जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। 2 glucose molecule are attached with each other through 1 for glycosidic linkage of carbon 1 of the glucose 2 molecule and carbon 4 of glucose 1 molecule। यहाँ पे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही होती, डायग्राम भी कुछ इस तरह से दी गई है कि इसको क्लियर नहीं किया जा रहा। ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसमें माल्टोज के अंदर जो कार्बन 1 और कार्बन 4 के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो किस तरह से बॉन्ड बनता है। और अगला पॉइंट आता है इसके अंदर कि रिड्यूसिंग शुगर कैसे होती है। ये आपको जो मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ जहाँ से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये देखें आप, माल्टोज का हमने कहा था कि उसमें 2 ग्लूकोज मालिक्यूल होते हैं। ये हमने एक स्ट्रक्चर ड्रा की है ग्लूकोज मालिक्यूल की स्ट्रेट चेन में। हमने उसकी रिंग फॉर्म में नहीं ड्रा की, स्ट्रेट चेन फॉर्म में मैंने ड्रा की है ताकि समझाना आसान हो जाए, क्लियर हो जाए आपको कंसेप्ट इसका। ये ग्लूकोज के 6 इसमें आप देखेंगे मालिक्यूल कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ ये एल्डो शुगर होती है क्योंकि यहाँ पे हमने एल्डिहाइड ग्रुप C डबल बॉन्ड O लगा दिया और यहाँ पे H लगा दिया और OH और H। यहाँ पे आप देखेंगे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 3 के अंदर ये जो प्रोसेस है, एक राइट साइड पे OH आ रहा है और लेफ्ट साइड पे H आ रहा है। कार्बन नंबर 3 पे आपने जाके इसको क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, उलट कर देना है। यहाँ पे आपने H लगा देना है और OH को अपोजिट साइड पे लेके जाना है। बाकी सारे का सारा सेम है। दूसरा ग्लूकोज मालिक्यूल उसका भी हमने सेम किया है, कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, OH लगा हुआ है कार्बन 2 पे, कार्बन नंबर 3 पे हमने इसकी पोजीशन को चेंज कर देना है और OH 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 हमने लगा के ये ग्लूकोज का हमने एक स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया है। एक क्वेश्चन ये भी स्टूडेंट्स पूछते होते हैं कि हमने नंबरिंग यहाँ से क्यों स्टार्ट की है 1 2 3, हम यहाँ से भी कर सकते थे 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है कि जहाँ से कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है नंबरिंग हमेशा वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब होता है। ये कार्बोनाइल ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप है, ये सबसे पहले नंबर पे आ रहा है इसलिए हमने यहाँ से इसकी नंबरिंग स्टार्ट की है। अदरवाइज फंक्शनल ग्रुप ना होता तो हम कहीं से भी नंबरिंग जो वो स्टार्ट कर सकते हैं। हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। 2 ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो माल्टोज बनता है। किस तरह से मिलते हैं ये देखें, ग्लूकोज 2 ये स्टूडेंट्स ये देखें आप यहाँ पे कार्बन नंबर, ये जो ग्लूकोज नंबर 2 है इसका जो कार्बोनाइल ग्रुप है यहाँ से जो है वो हाइड्रोजन, और जो ग्लूकोज 2 है उसके कार्बन नंबर 4 से OH ग्रुप, ये आपस में क्या करें OH और यहाँ से H निकलेगा। इनके नतीजे में क्या होता है कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान क्या होता है, एक बॉन्ड बनता होता है, बॉन्ड फार्मेशन होती है। तो यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक जो वो बॉन्ड बनेगा और ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है बेसिकली ये हाइड्रोजन जब रिमूव हो जाता है, ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो ये जो बॉन्ड पड़ा हुआ है, आपने आपकी बुक के अंदर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस ऑक्सीजन को क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड जो है वो क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है इस कार्बन के साथ। तो इस कार्बोनाइल ग्रुप के इस ऑक्सीजन और दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के दरमियान क्या होता है, एक बॉन्ड बनता है। ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी जो आपको जहाँ जो कन्फ्यूजन हो रही होती है वो यही है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड पड़ा हुआ था वो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है। तो ये ऑक्सीजन है, वो ये उस कार्बन नंबर 4 के दरमियान जो है वो क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। यहाँ से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, वो जो मैंने आपको बताया कार्बन नंबर 4। तो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है यहाँ से आप देखें आपके पास ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। ये कार्बोनाइल ग्रुप क्या है, यूज़ हो गया, यूटिलाइज हो गया है। और जो दूसरा आपके पास ग्लूकोज पड़ा हुआ है
ये देखें, ये वाला जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये आपका यूज़ नहीं हुआ और ये क्या होगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अब रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है? कोई भी शुगर जिसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप एक्टिव फॉर्म में मौजूद होता है उसको हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ये कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया है। अगर किसी शुगर के अंदर कोई कार्बोनाइल ग्रुप पड़ा हुआ है, चाहे वो एल्डिहाइड की फॉर्म है या वो कीटोन की फॉर्म है, अगर कोई कार्बोनाइल ग्रुप एक्टिव फॉर्म में मौजूद है तो वो शुगर क्या कहलाती है? रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है। अगर कार्बोनाइल ग्रुप, ये देखें, इसकी वजह से रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, अब इसका कार्बोनाइल ग्रुप यूटिलाइज हो गया है, ठीक है। इस ग्लूकोज 1 जो पड़ा हुआ है उसकी वजह से जो है वो क्या है, ये एज ए रिड्यूसिंग शुगर के तौर पे काम कर रही है और ये आपके पास एक ग्लाइकोसाइडिक लिंक बनेगा और ये जो माल्टोज होगी ये रिड्यूसिंग शुगर होगी। ये आपने याद रखना है, क्यों होती है वो मैंने आपको बता दी है। वाई माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर, ये मैंने आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताना है। Why maltose is reducing sugar? Because when two glucose molecules form glycosidic bond, one of carbonyl group of glucose used, but another carbonyl group of second glucose molecule remain in maltose because of active carbonyl group in the maltose make it reducing sugar। ठीक है, एक कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो यूज़ हो जाता है, दूसरे ग्लूकोज मालिक्यूल का कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है? एक्टिव फॉर्म में रह जाता है, जो कि जिसकी वजह से माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर होती है। अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आप इसको अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं या यहाँ से भी आप इसको थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं। चलें हम अब माल्टोज की तरफ चलते हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक में है। टू ग्लूकोज मालिक्यूल आर अटैच विद ईच अदर थ्रू 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन द कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 ऑफ ग्लूकोज। ये मैंने आपको बता दिया है। सिंस ये वो जो सारा मैंने आपको बताया ये आपकी बुक में सेम यहाँ से अब आपको क्लियर हो जाएगा। सिंस वी नो दैट ग्लूकोज इज एन एल्डो शुगर, इट हैज़ एन एल्डिहाइड ग्रुप एंड एल्डिहाइड ग्रुप इज ऑलवेज एट कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज and that aldehyde group is carbon number 1 carbonyl group which has reducing property since linkage is between carbon number 1 of glucose 2 and carbon number 4 of glucose 1। aldehyde group of glucose 1 is left free which has reducing property, hence maltose is reducing sugar। ठीक है, जो ग्लूकोज 1 था उसकी जो एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो फ्री रह जाता है, जो कि उसको क्या करता है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी उसके अंदर जनरेट करता है, इसकी वजह से माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर होती है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपके पास जो माल्टोज होती हैं ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती हैं। क्या होती हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होती हैं? जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको राइट साइड पे क्या करेंगी? मूव आउट कराएंगे, राइट साइड पे रोटेट करेंगी। ये देखें, आपके पास अगर यहाँ पे माल्टोज पड़ा है तो जब लाइट आएगी तो उसको इस तरह से रोटेट करवाएंगी, प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड पे रोटेट करवाएंगे, इसलिए हम इनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते होते हैं। नंबर नेक्स्ट पे आपके पास लैक्टोज है। लैक्टोज का इंट्रोडक्शन आल्सो कॉल्ड मिल्क शुगर, और लैक्टेज इंजाइम होता है जो लैक्टोज को क्या करता होता है? लैक्टेज इंजाइम याद रखना है आपने, जो इसकी ब्रेकडाउन करवाता है, हाइड्रोलिसिस करवाता है, किसमें? इसको ग्लूकोज और गलैक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अगर गलैक्टोज की बात करें तो ये ग्लूकोज और लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो जब लैक्टेज इंजाइम इसके ऊपर एक्ट करता है तो वो रिवर्स प्रोसेस हो जाता है। इसकी जो डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है ये भी वही है, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, फिर अपनी स्लाइड भी दिखाता हूँ। ये आपके पास एक स्ट्रक्चर पड़ी हुई है, ये स्ट्रक्चर है गलैक्टोज की। गलैक्टोज, ये आप देखें, गलैक्टोज और ग्लूकोज के अंदर जो डिफरेंस है, इनकी स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C6H12O6, ये इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। लेकिन ये देखें, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 एंड 6, दोनों में 6 कार्बन है, दोनों में सेम मॉलिक्यूल। लेकिन होता क्या है ग्लूकोज का? आप देखें 1 2 3 पे आके क्या हो रहा है? यहाँ पे OH रिवर्ट हो रहा है, अपोजिट साइड पे OH चला गया और हाइड्रोजन इधर आ गया। जबकि गलैक्टोज के अंदर आप देखेंगे कार्बन नंबर 3 के ऊपर भी ये जो अपोजिट चले गए हैं हाइड्रोजन, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 4 पे भी अपोजिट चले गए हैं। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के अंदर, कि उसमें कार्बन नंबर 3 पे होता है सिर्फ ऑर्डर चेंज होता है, जबकि इसके ऊपर ऑर्डर चेंज होता है, वो कार्बन नंबर 3 पे भी होता है और 4 पे भी होता है। जो आपके पास गलैक्टोज है ये भी एक रिड्यूसिंग शुगर होती है। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं डायग्राम से। ये आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा।
लैक्टेस लिंकेज रिड्यूसिंग शुगर होती है ये। अब हमने इसकी डायग्राम जो है वो ड्रा करनी है। ये आपके पास ग्लूकोज पड़ा हुआ है 1 2 3 4 5, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बन नंबर आप देखेंगे कार्बन नंबर 3 के ऊपर रिवर्स ऑर्डर में चले गए। अब गैलेक्टोज की बात करते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बन नंबर 2 3 और 4 के ऊपर ये जो है वो ऑर्डर रिवर्स हो रहा है। अब होता क्या है, ये गैलेक्टोज का कार्बोनाइल ग्रुप इसके अंदर यूटिलाइज होता है। गैलेक्टोज का कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो क्या करता है, इस साइड पे इसके साथ रिएक्शन करता है। ये आपने ये नहीं करना कि ग्लूकोज का कार्बोनाइल ग्रुप इसके साथ रिएक्ट करता है, गैलेक्टोज का ही करेगा, ये आपने याद रखना है। जो इसमें याद रखने वाली बात ये है कि ये भी तो कार्बोनाइल ग्रुप है, ये भी तो कर सकता है ना, लेकिन कौन सा करता है, गैलेक्टोज करता होता है। यहाँ से क्या मिलेगा, OH, और जैसे H और OH आपस में मिलेंगे तो क्या रिमूव होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा। अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन पड़ा हुआ है, ये वाला बॉन्ड क्या करता है, ये वाला बॉन्ड इस कार्बन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, और आपके साथ आपके पास ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। कौन से, कार्बन नंबर C1 एंड C4 के दरमियान। क्लियर हो जाओ, C1 और C4 के दरमियान ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। होगा किन के दरमियान, इधर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और C4 के दरमियान, ठीक है। C4 और ऑक्सीजन के दरमियान ये जो बॉन्ड बन रहा है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा है। ये मैंने आपको दूसरी डायग्राम जो इसकी ये समझाने के लिए आपको मैंने डायग्राम दी है, एक स्ट्रक्चर ड्रा की है स्ट्रेट, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब हम इसको जो थोड़ा सा ड्रा करते हैं, इस डायग्राम को, जो क्रिस्टल फॉर्म में होती है, जो इसकी सॉल्यूशन फॉर्म में होती है। अब देखें, ये आपके पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन हो गया, कार्बोनाइल ग्रुप वाला ऑक्सीजन, ये 1 2 3, ये देखें 3 के ऊपर ये हाइड्रोक्सिल बाहर थे, ये 3 के ऊपर जाके क्या हो रहा है, रिवर्स ऑर्डर हो रहा है, 4 5 एंड 6। अब गैलेक्टोज को देखते हैं, ये कार्बोनाइल ग्रुप 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने देखना है कि कार्बन नंबर 3 के ऊपर देखें, OH अंदर की तरफ है और इधर भी OH अंदर की तरफ है। कार्बन नंबर 4 जो है उसके अंदर ऐसा नहीं है। अब देखेंगे आप कि इसका जो OH ग्रुप और यहाँ से H आपस में रिमूव होगा, तो ये वाला बॉन्ड इसके साथ बन जाएगा, सॉरी, यहाँ से H रिमूव हो रहा है और यहाँ से OH रिमूव हो रहा है, ठीक है। और नतीजा ये निकलेगा कि आपके पास यहाँ पे एक बॉन्ड जनरेट होगा, जिसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहेंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहेंगे। नेक्स्ट इसकी मैंने वो डायग्राम नहीं बनाई लिंकेज वाली, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है कि आप इसको क्लियर कर लेंगे। बाकी आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर ये डायग्राम वाज़ेह तौर पर दी गई है, आप यहाँ से भी इसको आप देख सकते हैं। कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 1 के दरमियान ऑक्सीजन ने क्या किया हुआ है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाया हुआ है। इसी को हम आगे कंप्लीट करते हैं। 2 मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर लिंक टुगेदर थ्रू 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, या बॉन्ड भी आप कह सकते हैं। ये डायग्राम के अंदर शो किया गया है। सिंस लिंकेज बिटवीन द 2 एल्डोहेक्सोज इज बिटवीन कार्बन नंबर 1 एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ गैलेक्टोज, ठीक है। ये मैंने आपको पिछले डायग्राम में भी बताया है कि गैलेक्टोज के कार्बन नंबर 1 के दरमियान होगी। ये देखें, ये मैंने आपको इधर बताया था, गैलेक्टोज के कार्बन नंबर जो कार्बोनाइल ग्रुप है वहाँ से एंड C4 ऑफ ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के दरमियान। C1 कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज इज़ लेफ्ट फ्री, ठीक है। इसका जो एल्डिहाइड कार्बन नंबर 1 जो आपके पास ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड ग्रुप पड़ा हुआ है, ये वाला, ये क्या होता है, गेट फ्री रह जाता है। ये बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता, इसलिए जो है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो वो क्या होती है, इसके अंदर जनरेट होती है लैक्टोज के अंदर, ठीक है। हेंस प्रॉपर्टीज, हेंस लैक्टोज इज आल्सो रिड्यूसिंग शुगर। पता चल गया क्यों रिड्यूसिंग शुगर होती है, क्योंकि गैलेक्टोज का कार्बोनाइल ग्रुप यूटिलाइज हो जाता है, इस्तेमाल हो जाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के अंदर, जबकि जो ग्लूकोज है उसका कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो रिमेन्स फ्री रह जाता है, एक्टिव रह जाता है, जिसकी वजह से ये इसके अंदर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आती है। रिड्यूसिंग शुगर का फिर बता देता हूँ, ऐसी शुगर जिनके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप
एक्टिव कार्बोनाइल ग्रुप फ्री होता है उसको हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, और दूसरी जिनमें एक्टिव कार्बोनाइल ग्रुप नहीं होता उनको नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं। बैक्टीरिया कैन आल्सो फॉर्मेंट लैक्टोज टू लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये इंटेस्टाइन के अंदर मैदे के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करते हैं और ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस करवाते हैं। नंबर 3 पे हम सुक्रोज़ की बात करते हैं। सुक्रोज़ को टेबल शुगर भी कहते होते हैं, कैन शुगर भी कहते होते हैं। ये आपको डेली लाइफ के अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं ये सुक्रोज़ ही होती है। सुक्रोज़ का आप देखें कॉमनली नोन एज़ कैन शुगर या टेबल शुगर, ये सक्रेज़ एंजाइम होता है इन्वर्टेज़। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ है कि सक्रेज़ एंजाइम इन्वर्टेज़ एंजाइम होता है। इन्वर्टेज़ का मैं आपको बताता हूँ कि इन्वर्जन कैसी होती है। प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, ये इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रेज इंटेस्टाइन में होता है जो इसको ब्रेक डाउन करता है सुक्रोज को 2 मॉलिक्यूल के अंदर। इसमें दोनों प्रॉपर्टी होती हैं, एक एल्डो शुगर होती है और एक कीटो शुगर होती है। ये इंटरेस्टिंग है सुक्रोज के लिए कि सुक्रोज के अंदर एक एल्डो शुगर होगी और एक कीटो शुगर होगी। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है और एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कौन सी शुगर होती है? एल्डो शुगर होती है, एल्डो ग्रुप होता है। जो फ्रुक्टोज होती है, फ्रुक्टोज के अंदर कीटो ग्रुप होता है, इसलिए हम इसको कीटो शुगर कहते हैं। तो ये वाहिद आपके पास ऐसा जो है डाइसैकेराइड है जो क्या होता है जिसके अंदर एल्डो शुगर भी होती है और कीटो शुगर भी होती है। If sucrose two in sucrose two monosaccharides glucose and fructose are linked together through 1 to glycosidic linkage। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, उधर हमने देखा था कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा था। यहाँ पे आपने अपना कंसेप्ट क्लियर रखना है, इस बात को माइंड में फिक्स कर लेना है कि सुक्रोज में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 दोनों के दरमियान एक जो ग्लूकोज होगा उसके कार्बन नंबर 1 और जो फ्रक्टोज होगा उसके कार्बन नंबर 2 के दरमियान क्या होगा, एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। वो मैं आपको अभी जो है वो दिखाता हूँ। सिंस पोटेंशियली एक्टिव कार्बोनाइल ग्रुप, अच्छा इसमें देखें दोनों के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप जो होते हैं वो यूटिलाइज हो जाते हैं। कार्बन नंबर 1 के ऊपर कार्बोनाइल ग्रुप पड़ा हुआ है और कार्बन नंबर 2 जो आपके पास है उसमें कीटो ग्रुप पड़ा हुआ है, दोनों के दोनों यूज़ हो जाते हैं। कोई एक्टिव कार्बोनाइल ग्रुप इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए जो सुक्रोज होती है वो नॉन रिड्यूसिंग होती है। सुक्रोज हमेशा नॉन रिड्यूसिंग रहेगी क्योंकि उसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होते। ये आप इसको रीड करते हैं, फिर मैं आपको इसका जो वो डायग्राम जो वो स्लाइड्स के शक्ल में दिखाऊंगा। सिंस पोटेंशियली एक्टिव ग्रुप्स विच हैव रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एट कार्बन नंबर 1। ठीक है, ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पे एल्डिहाइड ग्रुप पड़ा हुआ है एंड कीटो ग्रुप ऑफ फ्रुक्टोज एट कार्बन नंबर 2। जी, तो जो हमने स्टार्ट किया था पोटेंशियली एक्टिव ग्रुप विच हैव रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एट कार्बन नंबर 1 एंड कीटो ग्रुप ऑफ फ्रुक्टोज एट कार्बन नंबर 2 engage in making the glycosidic bond. There are no active group left free resulting in loss of reducing property, hence sucrose is non-reducing disaccharide। ठीक है, ये मैं आपको पहले डिटेल से बता दिया है कि ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखती होती है क्योंकि इसमें कोई कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद नहीं होता। ये आप देख रहे हैं कि आपके पास ये फ्रुक्टोज़ है, फ्रुक्टोज़ का स्ट्रक्चर है और ये आपके पास ग्लूकोज़ का स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज़ के स्ट्रक्चर को देख लें, 1 2 3 4 5, कार्बन नंबर 3 के ऊपर चेंज आ रही है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसको फ्रुक्टोज़ को। फ्रुक्टोज़ का जो है वो 1 2 3 4 5, ये आप देखें इसका जो डायग्राम होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। यहाँ पे आप देखें कार्बन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 2, ग्लूकोज़ के कार्बन नंबर 1 से क्या और यहाँ से क्या आता है, ये जो फ्रक्टोज उसके कार्बन नंबर 2 के दरमियान क्या होता है, OH, यहाँ से OH निकलता है और यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा। तो इन दोनों के दरमियान क्या होता है, एक कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2। ये भी कार्बोनाइल ग्रुप है, ये भी कार्बोनाइल, जिसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ होता है वो कार्बोनाइल ग्रुप होता है। ये आपने याद रखना है। यहाँ से अगर आपको ऐसे क्लियर ना हो कि ये कार्बोनाइल ग्रुप कैसे हो गया, तो आपने ये माइंड में रखना है जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ होगा, C डबल बॉन्ड O बन रहा होगा, तो वो क्या होगा, कार्बोनाइल ग्रुप होगा। तो फ्रुक्टोज के कार्बन नंबर 2 भी कार्बोनाइल ग्रुप है और ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 के ऊपर कार्बोनाइल ग्रुप है। तो इन दोनों, इसका कार्बोनाइल ग्रुप भी इस्तेमाल हो गया, यूटिलाइज हो गया, और ग्लूकोज का कार्बोनाइल ग्रुप भी यूटिलाइज हो गया। तो कोई एक्टिव इसमें कार्बोनाइल ग्रुप अब नहीं रहा, इसलिए जब सुक्रोज बन जाती है तो उसमें कोई एक्टिव कार्बोनाइल ग्रुप ना होने की वजह से इसके अंदर नॉन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आ जाती है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा सुक्रोज़ की एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि इसमें सुक्रोज़ एग्जिबिट द फिनोमिना ऑफ इन्वर्जन
हेंस आल्सो कॉल्ड इन्वर्ट शुगर। इन्वर्जन क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। इन्वर्जन होती क्या है, शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ। इन्वर्जन ये होती है कि बेसिकली ये आप जब ग्लूकोज है, ग्लूकोज को अगर आप वैसे देखें क्रिस्टल फॉर्म के अंदर आप देखेंगे तो ये आपको ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी मिलेगी। मींस के अगर इसके ऊपर हम लाइट डालते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट इसके ऊपर हम डालते हैं तो ये उस लाइट को क्या करेगी, राइट डायरेक्शन के अंदर डाइवर्ट कर देती है, राइट डायरेक्शन में मोड़ देगी, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में। लेकिन जब हम इसका सोल्यूशन बना लेते हैं, चीनी को पानी में मिक्स कर देते हैं, शुगर को पानी में, सुक्रोज को पानी में मिक्स करके सोल्यूशन बना लेते हैं, उस वक्त ये क्या करती है, ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको लेफ़्ट रोटेशन डायरेक्शन के अंदर क्या करती है, रोटेट करवा देती है। तो उस वक्त ये लीवो रोटेटरी होती है। क्रिस्टल फॉर्म में डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगी, प्लेन पोलराइज लाइट को जब वो राइट साइड पे क्या करेगी, डायरेक्शन देगी, और जब ये सॉल्यूशन फॉर्म में होगी उस वक्त ये उसको लेफ़्ट फॉर्म में डायरेक्शन देगी। तो इन्वर्जन हो रही है उसके अंदर, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते होते हैं कि जो सुक्रोज होती है इसमें इन्वर्जन पाई जाती है, इन्वर्ट शुगर भी कहलाती है, इन्वर्ट जो चेंज हो सके। अब हम देखते हैं, इसको रीड आउट कर लेते हैं। इन्वर्जन किस वजह से होती है, ग्लूकोज तो हमेशा डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही रहेगी किसी भी फॉर्म में है ग्लूकोज, क्योंकि इसमें ग्लूकोज भी है, फ्रक्टोज भी है। ग्लूकोज हमेशा चाहे वो सॉल्यूशन फॉर्म में है चाहे वो क्रिस्टल फॉर्म में, ये क्या रहेगी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही रहेगी, डी फॉर्म में रहेगी। जो कि आपके पास फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज सॉलिड फॉर्म के अंदर, क्रिस्टल फॉर्म में तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी रहती है, लेकिन जब सॉल्यूशन फॉर्म में चली जाती है तो वो लीवो रोटेटरी हो जाती है। तो फ्रुक्टोज की वजह से सुक्रोज होती है वो लीवो रोटेटरी हो जाती है। इन्वर्जेंस किसकी वजह से होती है, दो मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, दो मोनोसेक्राइड शुगर के अंदर, किसकी वजह से ये इन्वर्जन प्रॉपर्टी आती है, फ्रुक्टोज की वजह से आती है। ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, इसको आपने क्लियर रखना है। बाकी इसमें से मैं आपको मजीद डिटेल बता देता हूँ। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इट टर्न द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द राइट बिकॉज इट कंटेन ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज की वजह से। फ्रक्टोज भी होती है, लेकिन फ्रक्टोज जो होता है फ्यूरानोज फॉर्म में होती है, और फ्यूरानोज फॉर्म जो फ्रक्टोज की होती है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है। क्रिस्टल फॉर्म के अंदर ये फ्यूरानोज होगी फ्रुक्टोज, और ये फ्यूरानोज क्या होती है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्रॉपर्टी रखती होती है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऐसी सब्सटेंस है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में मोड़ती हैं। व्हेन सुक्रोज इज एडेड टू, व्हेन सुक्रेज, ये एक एंजाइम है, एडेड टू सुक्रोज सोल्यूशन, सुक्रोज गेट हाइड्रोलाइज इनटू ग्लूकोज। ये सुक्रोज जब सोल्यूशन फॉर्म में चली जाएगी तो हाइड्रोलाइज हो जाएगी, और किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाएंगी। ये आप देखें यहाँ पे आपको फ्रक्टोज नज़र आ रही है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज। आफ्टर हाइड्रोलाइसिस फ्रक्टोज आल्सो चेंज इट्स फॉर्म, अब फ्यूरानोज से पायरोनोज में कन्वर्ट हो जाती है। पहले फ्यूरानोज में रहती थी, अब फ्यूरानोज से पायरोनोज में। पायरोनोज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लीवर रोटेटरी एंड टर्न द प्लेन पोलराइज लाइट टू द लेफ्ट, ठीक है, तो लीवर रोटेटरी हो जाएगी क्योंकि ये फ्यूरानोज पायरोनोज में कन्वर्ट हो जाती है। Thus, sucrose or disaccharide is dextrorotatory, but after hydrolysis it become levorotatory, ठीक है। क्रिस्टल फॉर्म में सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगी, जब इसका सोल्यूशन बना लेंगे तो लेवोरोटेटरी होगी। दिस चेंज इन रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इज नोन एज फिनोमेना ऑफ इन्वर्जन। ये मैंने आपको इसका जो है वो इन्वर्जन बता दिए कि इन्वर्ट क्यों हो जाती है। पहले डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है क्रिस्टल फॉर्म में, लेकिन जब हम इसका सोल्यूशन बनाते हैं तो लीवो रोटेटरी हो जाती है, इसको इन्वर्जन कहते हैं। उसने अपने फेस चेंज कर ली है, तो ये फिनोमेना ऑफ इन्वर्जन इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा सुक्रोज के अंदर। ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ तक था। नेक्स्ट हम ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स को स्टार्ट करेंगे, तो आपने नेक्स्ट वीडियो का नेक्स्ट डे तक वेट करना है, और ये लेक्चर्स, ये चैनल आपने अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना है, इसको सब्सक्राइब और लाइक भी करना है, ताकि आपको नई वीडियोस वक्त पे मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।